नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत के इतिहास के उस फाउंडेशनल दौर में जिसने आने वाली सदियों की संस्कृति, समाज और दर्शन की कह सकते हैं पूरी रूपरेखा ही तैयार कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन भारतीय सभ्यता की ये नींव रखी कैसे गई? वो कौन से आइडियाज थे, कौन से बदलाव थे जिन्होंने इसे वो शक्ल दी जो हम आज जानते हैं? अपने इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो वैदिक काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर ऋग्वैदिक काल में जिंदगी कैसी थी वो समझेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि धर्म और दर्शन कैसे विकसित हुए, और आखिर में बात करेंगे कि वैदिक काल की विरासत क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं वैदिक काल, तो इसका असल में मतलब क्या है और हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहासकार इस पूरे दौर को मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। इसे भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है शुरुआती दौर यानी ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है बाद का दौर जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो 1000 ईसा पूर्व का समय है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इस पूरे काल का नाम वेद पर पड़ा है। तो ये वेद हैं क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये एक पूरी सभ्यता की फाउंडेशनल लाइब्रेरी है, जिसमें भजन है, फिलॉसफी है, रीति रिवाजों का ज्ञान है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इन्हें लिखे जाने से सदियों पहले तक ये सारा ज्ञान सिर्फ जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में असल में जीवन था कैसा। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। लोग ज्यादातर अर्ध खानाबदोश थे, मतलब अपने मवेशियों के झुंड के लिए नए नए चरागाहों की खोज में घूमते रहते थे। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार ही पशुपालन था, खासकर गाय। समाज की जो इकाई थी वो थी जन यानी कबीला, और कबीले का जो मुखिया होता था राजन, उसके पास आज के जमाने के राजाओं जैसी असीमित शक्ति नहीं होती थी। तो ये जन क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। जन ऋग्वैदिक काल की सबसे मुख्य सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी। आसान भाषा में कहें तो एक कबीला या कई कुलों का एक समूह। लोगों की पहचान उनके जन से होती थी, किसी एक खास जमीन या इलाके से नहीं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं 1000 ईसा पूर्व के बाद के समय में, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और ये जो दौर था, ये जबरदस्त बदलावों का दौर था। यहाँ वो गेम चेंजर बदलाव हुआ। लोग जो घुमंतू चरवाहे थे, वो अब एक जगह बसकर खेती करने वाले किसान बन गए। और इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह लोहे की टेक्नोलॉजी। लोहे के औजारों से घने जंगलों को साफ करना और जमीन पर खेती करना मुमकिन हुआ, और इसने जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ सामने रखती है। बाईं तरफ है ऋग्वैदिक काल। इकोनॉमी पशुओं पर आधारित है, समाज कबीलों यानी जन में बटा है, और राजा की शक्ति सीमित है। अब दाईं तरफ देखिए, उत्तर वैदिक काल। इकोनॉमी खेती पर आ गई है, समाज अब क्षेत्रीय राज्यों यानी जनपदों में बस गया है, और राजा की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक 180 डिग्री का बदलाव था। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिलता है, और वो है वर्ण व्यवस्था का उदय। ये एक सामाजिक वर्गीकरण था जिसने समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया। ये ऋग्वैदिक काल के अपेक्षाकृत सरल समाज से एक बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, सिर्फ समाज और अर्थव्यवस्था ही नहीं बदल रही थी, लोगों की सोच, उनका विश्वास, उनका दर्शन, उसमें भी बहुत गहरे बदलाव आ रहे थे। चलिए जरा इसे भी समझते हैं। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ काफी हद तक प्रकृति की शक्तियों पर केंद्रित था, जैसे इंद्र जो गरज और बारिश के देवता थे, और अग्नि यानी आग के देवता। इनकी स्तुति में भजन गाए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, पूजा का तरीका बदलने लगता है। अब फोकस बड़े बड़े बहुत जटिल यज्ञों और अनुष्ठानों पर चला जाता है, और इन यज्ञों को करवाने वाले जो पुरोहित थे, उनकी भूमिका समाज में बहुत ही अहम हो गई। और फिर इस दौर के आखिर में एक और कमाल की बौद्धिक क्रांति हुई, उपनिषदों का उदय। इसने पूरा ध्यान बाहरी कर्मकांडों से हटाकर अंदरूनी ज्ञान, ध्यान और दर्शन की तरफ मोड़ दिया। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इन जैसे गहरे सवालों पर चिंतन शुरू हुआ। तो इन लगभग 1000 सालों के दौर ने आने वाले भारत के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी, इसका असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा? तो वैदिक काल ने हमें क्या दिया? इसकी विरासत बहुत बड़ी है। इसने हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ दिए, जैसे वेद और उपनिषद।
इसने वर्ण व्यवस्था की नींव रखी, जिसने सदियों तक भारतीय समाज को प्रभावित किया। इसी दौर में पहले राज्यों यानी जनपदों का कॉन्सेप्ट आया। भारत की जो महान दार्शनिक परंपराएं हैं, उनकी जड़ें भी हमें यही मिलती हैं। और हाँ, संस्कृत भाषा, जो एक शास्त्रीय भाषा है, वो भी इसी युग की देन है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है, सोचने के लिए, कि हजारों साल पहले के इस प्राचीन काल के विचार, संस्थाएं और ग्रंथ आज भी भारतीय समाज की सोच और उसकी बनावट को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।